न्यूट्रिशन को स्टार्ट करने से पहले हम लाइफ प्रोसेस की एक बेसिक डेफिनेशन देखेंगे। द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शन एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ऐसी सभी प्रोसेस जो हमारे बॉडी फंक्शन को मेंटेन रखने के लिए बहुत जरूरी है और हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, ऐसी सभी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमें 4 लाइफ प्रोसेस पढ़नी है, जिसमें सबसे पहली लाइफ प्रोसेस है बच्चों न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को लेने की जो प्रोसेस है वही क्या कहलाती है? न्यूट्रिशन कहलाती है। और ये न्यूट्रिएंट्स हम कैसे लेते हैं? फूड के थ्रू। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, फूड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स को लेना क्या कहलाएगा? न्यूट्रिशन कहलाएगा। अब कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट है जो हम फूड से कंज्यूम करते हैं? तो बच्चों मेजर जो न्यूट्रिएंट है वो है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सभी के सभी न्यूट्रिएंट हमें किससे मिलते हैं? फूड से मिलते हैं, और इन्हीं को बॉडी के अंदर लेना क्या कहलाएगा? न्यूट्रिशन कहलाएगा। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया? क्योंकि उनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो कहते हैं कि भाई हम अपना खाना खुद बनाएंगे, यानी खाने के लिए हम किसी पे डिपेंड नहीं रहने वाले। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो थे जो अपना खाना खुद बनाते थे उनको हमने एक अलग कैटेगरी के अंदर डाला। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो कह रहे थे हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हम खाने के लिए किसी दूसरी चीज पर क्या रहेंगे? हमेशा डिपेंड रहेंगे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हमने एक दूसरी कैटेगरी के अंदर डाल दिया। एक है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेकेंड है हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर हमने रखा ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो अपना खाना खुद बना सकते थे, जिनको अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना पड़े। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद खाना बना सकते हैं उनको हम कहते हैं बच्चों ऑटोट्रोप्स। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं प्लांट्स का। प्लांट्स जो हैं वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, अपने खाने के लिए खुद बना सकते हैं, इसीलिए वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाने के लिए एनर्जी कहाँ से लेता है, इसके बेसिस पर हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को भी 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। एक है फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और दूसरा है कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर ऑर्गेनिज्म लाइट एनर्जी का यूज करके अपना खाना बनाते हैं, इसीलिए हमने इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन का नाम रखा फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब एग्जांपल क्या हो सकते हैं जो अपना खाना लाइट एनर्जी का यूज करते हैं? एक तो हो गए प्लांट्स, और दूसरा एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। अब कीमो ऑटोट्रॉपिक की बात आती है, तो कीमो ऑटोट्रॉपिक में ऑर्गेनिजम्स केमिकल एनर्जी का यूज करके अपना खाना बनाते हैं, इसीलिए हमने इसको कहा कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसका पर्पल सर्फल बैक्टीरिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। अब किन से अपना खाना लेते हैं, इसके बेसिस पर भी हमने इनको 3 टाइप्स में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सेकंड है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और थर्ड है होलोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बच्चों, इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं डेड और डिकेइंग मटेरियल से, यानी सड़ी गली चीजों से, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल।
अगर ऑर्गेनिज्म सड़ी गली चीजों से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो इसका मतलब वो किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं सैप्रोफाइट्स। एग्जाम्पल है इनका बैक्टीरिया और फंगी। अब बात करते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अंदर आते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं बिना उनको मारे। ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम कहते हैं पैरासाइट्स। क्या कहते हैं, पैरासाइट्स। और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका एग्जांपल हो सकता है लाइस और मॉस्किटो। ये दोनों क्या है, ब्लड को सक करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं बिना किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मारे, इसीलिए ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। थर्ड है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके एग्जांपल में आते हैं हम लोग, ह्यूमन बीइंग। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म सबसे पहले फूड को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करता है, यानी इंजेशन होती है सबसे पहली स्टेप, इंजेशन। फिर उस फूड का क्या करता है, डाइजेशन करता है, तो सेकंड स्टेप डाइजेशन हो गई। डाइजेस्ट करने के बाद उस फूड को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, तो एब्जॉर्प्शन हो गई थर्ड स्टेप। और एब्जॉर्प्शन के बाद फूड को क्या कर दिया जाता है, एसिमुलेट कर दिया जाता है, यानी अदर बॉडी पार्ट्स के पास भेज दिया जाता है और यूटिलाइज किया जाता है उस फूड का। तो एसिमुलेशन हो गया इसका फोर्थ पार्ट। तो यानी ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर सबसे पहले इंजेशन किया जाए, फिर हो डाइजेशन, फिर खाने का एब्जॉर्प्शन हो और उसके बाद खाने का एसिमुलेशन हो। अगर ये सारी स्टेप्स कोई न्यूट्रिशन फॉलो कर रहा है तो इस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इन सभी न्यूट्रिशन को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हो उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल हो गया इनका प्लांट्स। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के भी दो पार्ट्स हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक में जो ऑर्गेनिज्म है वो यूज करता है लाइट एनर्जी का, और कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म यूज करेगा केमिकल एनर्जी का अपना खाना बनाने के लिए। सेकेंड है बच्चों हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड टू सर्वाइव। इस टाइप के न्यूट्रिशन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहता है अपने फूड के लिए, और इस टाइप का जो न्यूट्रिशन है वो कहलाता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल जैसे कि हम ह्यूमंस और एनिमल्स, ये सभी क्या है, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। इनके टाइप्स हैं, सबसे पहला सैप्रोफाइट, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हो, यानी सड़ी गली चीजों से न्यूट्रिशन लेते हो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सैप्रोफाइट्स कहा जाता है, और ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेकेंड है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन दिस ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग दैम। इस टाइप के न्यूट्रिशन के अंदर ऑर्गेनिज्म अदर ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेता है बिना उसको मारे, विदाउट किलिंग दैम, और ऐसे टाइप का न्यूट्रिशन कहलाता है पैरासिटिक, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स एग्जाम्पल हो गया मॉस्किटो, लाइस, ये सब क्या करते हैं, ब्लड को सक करके न्यूट्रिशन लेते हैं और बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारे। थर्ड है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन दिस इन्वॉल्व इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर सबसे पहले इंजेशन होता हो, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, और लास्ट में क्या होता हो, एसिमुलेशन। तो ये चारों जो स्टेप फॉलो करेगा उस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल है ह्यूमंस और एनिमल्स। तो यहाँ हमारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्लांट्स अपना खाना किस तरीके से बनाते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन किस तरीके से लेते हैं। तो बच्चों सबसे जरूरी बात तो यह है कि प्लांट जिस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं।
अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए प्लांट को क्या क्या चीजें चाहिए? तो द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल H2O और CO2 इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। होता क्या है कि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को चाहिए चार चीजें कौन कौन सी? सबसे पहले चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्लांट लेता है एटमॉस्फेयर से, और चाहिए प्लांट को वाटर, जो प्लांट लेता है सॉइल से, और चाहिए प्लांट को सनलाइट, जो कि सन से ले लेगा, और चाहिए प्लांट को क्लोरोफिल, जो कि ऑलरेडी प्लांट की लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। जब ये चारों चीजें प्लांट को मिल जाती है तो प्लांट इनसे केमिकल रिएक्शन करता है और बनाता है ग्लूकोज, और यही ग्लूकोज होता है प्लांट का फूड। और फूड के साथ साथ प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है और बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में वाटर का फॉर्मेशन भी होता है। अगर स्टेप वाइज इनको समझे हम, तो सबसे पहले प्लांट क्या करता है? सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है बच्चों? क्लोरोफिल प्लांट की लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये प्लांट की लीफ है, और प्लांट की लीफ के अंदर होती है बहुत सारी सेल्स। अगर एक सेल की हम बात करें तो सेल के अंदर होते हैं बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स, और इन सेल ऑर्गेनल में एक सेल ऑर्गेनल होता है क्लोरोप्लास्ट, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। तो इसी क्लोरोफिल की हेल्प से सबसे पहले प्लांट क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। फिर क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब जैसे लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, ये लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और प्लांट के अंदर प्रेजेंट वाटर को क्या कर देती है? स्प्लिट कर देती है, यानी तोड़ देती है। हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन क्या है? अलग हो जाता है। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये तो प्लांट क्या करता है? रिलीज कर देता है, बाहर निकाल देता है, और हाइड्रोजन जो यहाँ बच गया, ये हाइड्रोजन जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड से क्या हो जाएगा? कंबाइन हो जाएगा। इसी को हम कहेंगे, अगर हाइड्रोजन का एडिशन होता है किसी चीज में तो हम कहते हैं रिडक्शन हो गया वहां। तो थर्ड स्टेप के अंदर है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। जब हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से जाकर के जुड़ेगा तब हम कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, और क्या बन गया? कार्बोहाइड्रेट बन गया, यानी कि ग्लूकोज बन गया। तो इस तरीके से ये तीनों स्टेप फॉलो करके क्या होती है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब बात आती है कि प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है और ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज करता है। तो इसके लिए हम स्टोमेटा का स्ट्रक्चर समझेंगे। अगर बच्चों बात करें कि प्लांट्स जो है वो गैसेस का एक्सचेंज कहाँ से करते हैं, तो प्लांट की जो लीफ होती है उस लीफ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे पोर्स, और इन्हीं पोर्स को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं, जिनके थ्रू प्लांट क्या करते हैं? गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर करते हैं। अब इन स्टोमेटा की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एक तो मैंने बनाई है ओपन स्टोमेटा की स्ट्रक्चर और एक है क्लोज्ड स्टोमेटा की स्ट्रक्चर। स्टोमेटा के पास दो किडनी शेप्ड सेल्स होती है, और इन किडनी शेप्ड सेल्स को हम कहते हैं गार्ड सेल्स। जिस तरीके का इनका नाम है वैसा ही इनका काम है। गार्ड का काम होता है कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर जा रहा है इन सबको कंट्रोल करने का। ऐसा ही यहाँ ये गार्ड सेल्स करती हैं कि प्लांट के अंदर क्या चीज अंदर आ रही है और क्या चीज बाहर जा रही है, सब गार्ड सेल्स क्या करेंगी? कंट्रोल करेंगी। प्लांट को जब कोई चीज चाहिए होती है तो गार्ड सेल्स क्या करती है? अपने अंदर पानी को फिल कर लेती है, और पानी भरने की वजह से ये गार्ड सेल्स फूल जाती है, और फूलने की वजह से यहाँ एक पोर ओपन हो जाता है। इस पोर को हम कहते हैं स्टोमेटल पोर। जब ये पोर ओपन हो जाता है तो कोई भी चीज प्लांट के अंदर आसानी से आ सकती है। जब गार्ड सेल्स को लगता है कि हाँ अब हो गया, प्लांट को किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो ये अपने अंदर से पानी को बाहर कर देती है, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स क्या हो जाती है? श्रिंक हो जाती है, और स्टोमेटल पोर क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट के अंदर वाली चीजें बाहर नहीं जा सकती। तो इस तरीके से गार्ड सेल्स क्या करती है? रेगुलेट करती है कि प्लांट के अंदर क्या चीज अंदर आएगी और क्या चीज बाहर जाएगी। तो ये स्टोमेटा की स्ट्रक्चर कई बार आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो बड़ी आसान है। दो गार्ड सेल्स बनानी है आपको, ये स्टोमेटल पोर होता है, और इसके अंदर ये ग्रीन कलर के जो आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं
ये ग्रीन कलर के डॉट्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, जिससे कि सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो यहाँ हमारा प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की, यानी कि एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। तो बच्चों एनिमल्स की बात करेंगे तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन, यानी कि अमीबा किस तरीके से न्यूट्रिशन लेता है। तो बच्चों अमीबा क्या है, अमीबा एक सिंगल सेल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इसकी जो कंप्लीट बॉडी है वो सिर्फ एक सिंगल सेल से बनी होती है। इसके अंदर कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिलता। एक बार डायग्राम से हम समझ लेते हैं। ये बच्चों यहाँ आपको दिख रहा होगा, अमीबा का डायग्राम बनाया मैंने। और सबसे बेस्ट चीज ये है अमीबा के अंदर कि इसकी इरेगुलर शेप होती है, यानी कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती, इसीलिए डायग्राम हम किसी भी शेप का बना सकते हैं इसका। तो यहाँ अमीबा दिख रहा है आपको। जैसे ही अमीबा क्या देखता है, फूड पार्टिकल को अपने सामने देखता है, तो ये अपनी बॉडी को कुछ इस तरीके से अरेंज करता है कि दो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम कहते हैं सूडोपोडिया। क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। इन्हीं सूडोपोडिया की हेल्प से अमीबा क्या करता है, फूड पार्टिकल तक पहुंचता है। और जैसे फूड पार्टिकल के पास पहुंचता है, सूडोपोडिया को ये क्या कर लेता है, क्लोज कर देता है, और एक राउंड स्ट्रक्चर बन जाती है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल, जिससे कि फूड पार्टिकल का डाइजेशन इसी फूड वैक्यूल के अंदर हो जाता है। और जैसे ये पूरा फूड पार्टिकल डाइजेस्ट हो जाएगा, अमीबा इसको क्या कर लेता है, अपने साइटोप्लाज्म के अंदर ले लेता है। तो इस तरीके से अमीबा क्या करता है, न्यूट्रिशन शो करता है। एक बार हम पढ़ लेते हैं। अमीबा इज ए यूनिसेलुलर और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अमीबा क्या है, एक सिंगल सेल से बना हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। It take in food using temporary finger-like extension of cell surface। वो फूड को कैसे इनटेक करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना करके। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अमीबा ने बनाया ना, इनको हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। इनके थ्रू वो क्या करता है, फूड पार्टिकल को इनटेक करता है। दिस फिंगर लाइक एक्सटेंशन फॉर्म फूड वैक्यूल, और इसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से क्या बनाता है, फिर फूड वैक्यूल बनाता है। Inside the food vacuole, food is digested and diffused in cytoplasm। इसी फूड वैक्यूल के अंदर फूड का क्या होता है, डाइजेशन होता है। और डाइजेशन होने के बाद अमीबा क्या कर लेता है, उसको डिफ्यूज कर लेता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इस तरीके से अमीबा न्यूट्रिशन लेता है। अब हम देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। अब हम डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, यानी कि हमारे अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस किस तरीके से होती है। तो बच्चों आपको यहाँ एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। और इसके अंदर माउथ से लेकर के एनस तक आपको ये जितनी भी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और इसी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हम जो खाना खाते हैं उसका डाइजेशन होता है। तो हम एक एक करके स्टेप वाइज देखेंगे कि कौन से पार्ट के अंदर फूड का डाइजेशन किस तरीके से होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम माउथ से। तो बच्चों फूड का जो डाइजेशन है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। और माउथ के अंदर दो टाइप का डाइजेशन होता है, एक तो फिजिकल और दूसरा डाइजेशन होता है केमिकल। फिजिकल डाइजेशन के अंदर क्या होता है कि हमने जो खाना खाया उसके क्या किए जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। और ये कौन करता है, ये हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट टीथ और टंग दोनों मिलकर करते हैं। टंग तो क्या करती है, फूड को सॉफ्ट बनाती है ताकि अच्छे से उसके टुकड़े हो सके। और टीथ क्या करता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। इस टाइप के डाइजेशन को हम कहते हैं फिजिकल डाइजेशन। अब बात आती है केमिकल डाइजेशन की। तो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है सलाइवा यानी कि लार। और उस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। और इस एंजाइम का एक और नाम है टाइलिन एंजाइम। दोनों एक ही एंजाइम के नाम है। और ये जो सलाइवरी अमाइलेज टाइलिन एंजाइम है, ये क्या करता है, हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है और स्टार्च को कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर के अंदर। यानी फूड के अंदर सबसे पहले किसका डाइजेशन होता है, स्टार्च का। और स्टार्च को कन्वर्ट किया जाता है सिंपल शुगर के अंदर। और कौन करता है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। तो इस तरीके से माउथ के अंदर स्टार्च का डाइजेशन होता है। अब क्या है, हमारी जो टंग है वो फूड को क्या बना देती है, बोलस बना देती है, यानी उसकी एक बोल लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। और उसको क्या करती है, पीछे की साइड धकेलती है, जिसकी वजह से फूड कहाँ आ जाता है, ईसोफेगस के अंदर।
ईसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि कार्टिलेज बोन की बनी होती है और इसके अंदर कंटिन्यूस क्या कर चलता रहता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलता रहता है, जिसकी वजह से जो फूड है वो डायरेक्ट स्टमक के अंदर नहीं गिरता, बल्कि फूड की जो मूवमेंट है वो कैसी होती है, थोड़ा रुक रुक करके होती है। और इस रुक रुक करके होने वाले मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। तो बच्चों, ईसोफेगस एलिमेंट्री कैनाल का एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर किसी भी टाइप का डाइजेशन नहीं होता। इसका काम है सिर्फ माउथ से खाने को लेना और स्टमक तक पहुंचाने का काम करता है, यानी एक पाथवे प्रोवाइड करवाता है ताकि जो फूड है वो माउथ से स्टमक तक पहुंच पाए। अब जो फूड है वो धीरे धीरे करके कहाँ आता है, स्टमक के अंदर आता है। और जिस तरीके से हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम इंतजार करते हैं, वैसे ही स्टमक के अंदर भी फूड का इंतजार करती है तीन चीजें कौन कौन सी, एक तो है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दूसरी है पेप्सिन जो कि एक एंजाइम है, और तीसरा है म्यूकस। अब बच्चों, ये जो पेप्सिन एंजाइम है इसका काम है फूड के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का, लेकिन इसकी एक जिद होती है कि मैं फूड के अंदर प्रोटीन तभी डाइजेस्ट करूंगा जब फूड कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो फूड को एसिडिक कौन बनाएगा यहाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। HCl क्या करता है, फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है। और साथ ही साथ में अगर फूड में कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उस बैक्टीरिया को मारने का काम भी कौन करता है, HCl। तो HCl के दो काम हो गए, एक तो फूड को एसिडिक बनाने का और दूसरा फूड में प्रेजेंट बैक्टीरियाज को मारने का काम। जैसे ही फूड एसिडिक बनता है, पेप्सिन क्या करता है, फूड में प्रेजेंट प्रोटीन को कन्वर्ट करता है एमिनो एसिड के अंदर। तो यहाँ फूड में प्रेजेंट प्रोटीन का डाइजेशन हो गया। अब म्यूकस का क्या काम होता है कि जब हमारे स्टमक में एसिड रिलीज होता है तो स्टमक डैमेज हो सकता है, इसीलिए म्यूकस क्या करता है, स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। ये एक बहुत ही चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है जो हमारे स्टमक की लाइनिंग पर प्रेजेंट होता है। ये इस तरह की एक लेयर बना देता है ताकि जिस स्टमक में जो HCl है उसकी वजह से स्टमक की लाइनिंग को कोई भी डैमेज ना पहुंचे। अगर किसी भी कारण से म्यूकस की जो लेयर है वो हट जाती है तो HCl की वजह से हमारे स्टमक की लाइनिंग डैमेज हो सकती है और ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं अल्सर। अब बच्चों, फूड जो है वो स्पिंक्टर मसल्स के थ्रू होता हुआ यहाँ प्रेजेंट होती है स्पिंक्टर मसल्स, जो धीरे धीरे करके फूड को कहाँ पहुंचाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास पहुंचाएगी। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन है और इसके नीचे से क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ी रहती है स्टमक से। तो स्टमक जो है वो फूड को कहाँ पहुंचा देगा, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचा देगा। मेन जो डाइजेशन है हमारे फूड का वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब बच्चों, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका जो व्यवहार है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा कैसे कि इसकी जो डाइजेशन में हेल्प करने बाकी ऑर्गन्स भी आ जाते हैं। कौन कौन हेल्प करता है स्मॉल इंटेस्टाइन की, एक तो लीवर और दूसरा कौन हेल्प करेगा, पैनक्रियाज। लीवर क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को बाइल जूस देता है। क्या करता है, बाइल जूस देता है। लीवर बाइल जूस बनाता है और इस बाइल जूस को वो स्टोर करके रखता है गोल ब्लैडर के अंदर। तो जब फूड का डाइजेशन करना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तो वो अपने बाइल जूस को दे देता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। अब ये बाइल जूस क्या करता है, फूड के अंदर जो फैट प्रेजेंट है उस फैट को क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, यानी फैट के स्मॉल ग्लोब्यूल्स बना देता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में कौन तोड़ रहा है, बाइल जूस। और क्यों तोड़ा जा रहा है, ताकि जो फैट का डाइजेशन है वो अच्छे से हो पाए। और पैनक्रियाज क्या करती है, पैनक्रियाज देती है अपने पैनक्रेटिक जूस। पैनक्रेटिक जूस जिसमें कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, एक तो है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, फैट का डाइजेशन करता है और फैट को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड के अंदर, फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल के अंदर।
दूसरा एंजाइम प्रेजेंट होता है ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है। आधा प्रोटीन डाइजेस्ट तो किसने कर दिया था, पेप्सिन ने। बचा कुचा जो प्रोटीन है वो डाइजेस्ट करता है ट्रिप्सिन। तो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करके किसमें कन्वर्ट कर देता है, एमिनो एसिड में। और एक प्रेजेंट होता है पैनक्रेटिक अमाइलेज एंजाइम, अमाइलेज से नाम याद आया, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या कर रहा था, स्टार्च को कन्वर्ट कर रहा था सिंपल शुगर के अंदर। तो यहाँ भी जो पैनक्रेटिक एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के अंदर। कार्बोहाइड्रेट जो है उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज के अंदर। पैनक्रियाज ने क्या दिए, पैनक्रेटिक जूस दिए, और इन पैनक्रेटिक जूस में 3 एंजाइम थे, लाइपेज, ट्रिप्सिन और पैनक्रेटिक अमाइलेज। लाइपेज क्या करता है, फैट को फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। और पैनक्रेटिक अमाइलेज जो एंजाइम है वो फूड में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के अंदर। तो यहाँ लगभग जो फूड का डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। और प्लस में इंटेस्टाइन के पास कुछ अपने इंटेस्टाइनल जूस भी होते हैं जो कि फूड का क्या करते हैं, कंप्लीट डाइजेशन कर देते हैं। अब बच्चों बात आती है एब्जॉर्प्शन की। फूड तो डाइजेस्ट हो गया, अब जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करना है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम कहते हैं विली। और इन विली की हेल्प से जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को भी इंक्रीज किया जाता है। अब बच्चों जो बचा हुआ फूड है वो भेज दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के पास। अब लार्ज इंटेस्टाइन के पास कुछ खास है नहीं जिसका डाइजेशन किया जाए। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, फूड में प्रेजेंट वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है और बचा हुआ जो फूड है वो कहाँ भेज देती है, रेक्टम के पास। रेक्टम में वो वेस्ट जो है वो स्टोर होता है और एनएस के थ्रू फिर उसको क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से कंप्लीट न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के अंदर चलता है। एक बार हम इन सभी स्टेप्स को रिवाइज कर लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे फर्स्ट पार्ट है माउथ, इनटेक ऑफ फूड, यानी माउथ का काम होता है फूड को अपने अंदर लेने का। फिर आता है टीथ, ब्रेक डाउन फूड इन स्मॉल पीसेस। टीथ का काम होता है जो हमने फूड खाया है उसके छोटे छोटे टुकड़े करना, यानी फूड का स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करना। फिर है टंग, टेस्टिंग एंड रोलिंग द फूड। टंग का काम होता है एक तो फूड को टेस्ट करने का और दूसरा फूड को सॉफ्ट बना करके उसको रोल करने का। फिर है सलाइवा, कंटेन सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम दैट ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। सलाइवा के पास क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है जो कि क्या करता है, हमारे फूड में प्रेजेंट स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है सिंपल शुगर के अंदर। फिर है ईसोफेगस, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी आराम आराम से रुक रुक करके खाने को कहाँ से कहाँ तक पहुंचाता है, माउथ से स्टमक तक। फिर है स्टमक, स्टमक के अंदर 3 चीजें होती है। सबसे पहली HCl, HCl का काम होता है प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, यानी एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है फूड को, एंड किल हार्मफुल बैक्टीरियाज, और जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे फूड के अंदर उनको मारने का काम करता है। फिर है पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और प्रोटीन को कन्वर्ट करता है एमिनो एसिड के अंदर। फिर है म्यूकस, म्यूकस का काम होता है हमारे स्टमक की जो इनर लाइनिंग है उसको HCl से प्रोटेक्ट करने का काम होता है। स्टमक के बाद में आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। फूड का जो कंप्लीट डाइजेशन है वो यही होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के 2 ऑर्गन हेल्प करते हैं, लीवर और पैनक्रियाज। लीवर क्या करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है और ये बाइल जूस जो फैट ग्लोब्यूल्स है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, उनके छोटे छोटे टुकड़े करता है और उनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है। पैनक्रियाज क्या करेगी, पैनक्रियाज अपने पैनक्रेटिक जूस देती है विच कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, जिनके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जैसे कि लाइपेज। लाइपेज जो एंजाइम है वो फैट का ब्रेक डाउन करता है और फैट को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल के अंदर। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है और प्रोटीन को कन्वर्ट करता है एमिनो एसिड के अंदर। एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है और कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के अंदर।
तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का, फिर जो बचा कुचा जो वेस्ट है वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के पास। द अनएब्जॉर्ब फूड सेंड टू लार्ज इंटेस्टाइन वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल एंड रेस्ट ऑफ द मटेरियल रिमूव फ्रॉम द बॉडी। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, जो वेस्ट उसके पास आया है उससे जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर देती है, और फिर जो बचा कुचा जो वेस्ट है वो क्या करती है, एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर कर देती है। तो ये हमारा न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है, और इसी के साथ हमारी जो फर्स्ट लाइफ प्रोसेस है न्यूट्रिशन वो भी खत्म होती है। अब हम देखेंगे अपनी सेकंड लाइफ प्रोसेस रेस्पिरेशन।